नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धनवन पाठशाला में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आप में से भी किसी को लगता है कि आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी बन सकते हैं, तो जरूर देखिएगा। रुचि धनवन पाठशाला परिवार आपके साथ में है और हमारे साथ में आज है रैंक 6 डिप्टी कलेक्टर रुचि जाट। और मैं आपको बता दूं, रुचि जाट हमारे जो है रुचि धनवन पाठशाला के पेपर 5 और 6 प्रोग्राम की है। और अगर आपको देखकर 1% भी ऐसा लगता है या मोटिवेशन मिलता है लास्ट तक जब आप वीडियो को देखेंगे कि हम भी डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन सकते हैं, तो रुचि धनवन आपके साथ में है, ये परिवार आपके साथ में है। बकायदा आप यहाँ से जो है हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। हमारे पास अब फुल कोर्स भी अवेलेबल है और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेपरेट पेपर 5 और 6 का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसी के स्टूडेंट यहाँ पर जो है रुचि जाट जो है हमारे सामने है। और एक और नई बात, आज यहाँ पर 3 रुचि आपके सामने है। एक है डिप्टी कलेक्टर रुचि जाट, एक है रुचि धनवन पाठशाला वाली रुचि और एक है आपकी प्यारी रुचि मैम। तो आप सभी की ओर से स्वागत करते हैं डिप्टी कलेक्टर रुचि जाट जी का। बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। रुचि मैम का जितना प्यार मुझे पर्सनली मिला है, उसके साथ ही क्लास में भी मैम के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है, और कोविड के दौरान मैंने मैम की क्लासेस रिकॉर्डेड भी देखी हैं। और ये मंच उन्होंने मुझे दिया यहाँ पे अपने बारे में बताने के लिए और आपके साथ जो मेरी जर्नी रही उसको शेयर करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम का। और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि मुझे फैमिली जैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे बात करके मैम से। तो मैं अपनी जर्नी मैम के माध्यम से आप तक पहुँचा पाऊँ, यही मेरा मोटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैम के चैनल से जुड़े हैं, आप यदि वीडियो को देख के आपको कुछ अगर थोड़ा बहुत भी मुझसे सीखने को मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल। और रुचि धनवन पाठशाला आपके साथ ही है क्योंकि रुचि वो लड़की है जिन्होंने यहाँ पर जो है इस रुचि धनवन पाठशाला मंच का जो है नाम रोशन किया। और मैं अब लग रहा है मुझे कि जो मैंने एक रुचि धनवन पाठशाला चैनल खोला था किसी उद्देश्य से कि पेपर 5 और 6 जो है वो मैं पढ़ा पाऊँ, और सही मायने में रुचि आपने वो सार्थक किया। तो मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ कि आपने कोविड के टाइम पर हमने जो चैनल चालू किया उसका यूज करके आपने यहाँ पर पेपर 5 और 6 को पढ़ा। तो एक बार फिर से धन्यवाद आपका। रुचि कुछ अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, कहाँ से आते हैं आप? मैम मैं मंदसौर जिले से आती हूँ और मंदसौर जिले के गांव पीपलखुटा से मैं बिलोंग करती हूँ। और गांव काफ़ी छोटा है और उससे इतना बड़ा सपना देखना अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे परिवार वालों ने कभी इस चीज़ के बारे में सुना नहीं था, तो वो सपना देखना। और साथ ही चूँकि मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी जो स्कूली शिक्षा हुई वो पूरी तरह से सरकारी स्कूल में हुई। और मैंने कॉलेज भी सरकारी कॉलेज से ही अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया। और वहाँ से ये सोचना कि सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं की तैयारी करना, क्योंकि मैंने गांव में कई बार कोई भी अधिकारी आते हैं या बातचीत करते हैं तो लोग बड़ा हेजिटेट करते हैं उनसे बात करने में कि अधिकारी हैं, हम बात कर पाएंगे इनसे या नहीं कर पाएंगे। तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं उस समय जब वो उन लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से जो मोटिवेशन मिला कि नहीं, अधिकारी अगर बनना है तो ऐसा बनना है कि लोग अपन से आके सीधे सीधे साफ साफ तौर से बात कर पाए। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन था और यही बात मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर की और उन्होंने मेरी जिद को पूरा करने के लिए मुझे इंदौर भेजा। और इंदौर से मैंने अपनी तैयारी शुरू की क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ पे ये सपना देखना ही अपने आप में बड़ी बात था। तो गाइडेंस तो मिल पाना बहुत ही मुश्किल था। तो मेरी जर्नी यहीं इंदौर से ही शुरू हुई और ये मेरा 5वां प्रयास है जिसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। जी। तो ये आपका 5वां प्रयास है। कौन सा मीडियम था रुचि आपका? मैम मेरा हिंदी मीडियम है। जी हिंदी मीडियम है। क्या बात है। तो आप मतलब जैसे पहली बार आपने तभी सोचा था कि मतलब ऑफिसर को देखा, या इसके पीछे की भी कहानी है कि किस तरीके से आपने पहली बार तैयारी का सपना अपने मन में ठाना था? जी मैम चूंकि हमें समझ नहीं होती है इतनी, जब हम ये सोच तो लेते हैं कि अधिकारी बनना है, लेकिन समझ जब आती है जब हम स्कूल या कॉलेज के स्तर पे पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पे स्कूल में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हमें जिला कलेक्टर से मिलने का कौन से स्कूल से पढ़ा है रुचि आपने? मैम मैंने गांव के स्कूल से पढ़ाई की, उसके बाद उत्कृष्ट स्कूल से पढ़ाई की है। तो उत्कृष्ट पढ़ा है, मतलब क्या बात। उत्कृष्ट स्कूल में जब वहाँ पे शशांक मिश्रा सर कलेक्टर थे तो वो आए और उनसे मुझे जानने को मिला कि अच्छा, कलेक्टर जैसी भी कोई चीज होती है जिसकी तैयारी इस तरीके से करना। और ये सारी चीजें बाद में पता चली, लेकिन जब
तैयारी का सोचा तो वो एक पॉइंट आता है वहाँ पे, वो पॉइंट वही था मुझे लगता है। क्या बात है। जी तो एक बार तहे दिल से धन्यवाद कलेक्टर शशांक जी को भी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा डिप्टी कलेक्टर बनाकर यहाँ पर जो है दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं बीज आपको देखकर जी ही मैम। इन्होंने यहाँ पर जो है गढ़ा था। तो क्या बात है। कैसे करते थे रुचि आप तैयारी, क्या दिनचर्या होती थी आपकी तैयारी के दौरान? मैम चूंकि शुरुआत में जब हम आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो डेडिकेशन होता है वो हमारे अंदर होता है, क्योंकि बहुत नया नया कुछ सीखने को मिलता है, बहुत नई बिल्कुल। किताबें पढ़ने को हाँ। मिलती है और बहुत सारा सिलेबस होता है, उसको समेटना होता है। तो लगभग 10 घंटे की पढ़ाई मैं डेली किया करती थी, क्या 8 बात से 10 घंटा निरंतर रूप से। मतलब मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मैंने पढ़ाई ना की हो। क्या और बात जिस दिन ये लगता था कि हाँ आज रात में नींद नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है कि शायद आज पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है। तो दिनचर्या आप ऐसी ही बनाएं, घंटों में अपन उसको बांध नहीं सकते, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इतना तो हमें करना ही है। कंटेंट को, सिलेबस को ध्यान में रख के आप अपनी पढ़ाई को करिए, उसी हिसाब से दिनचर्या को सेट करिए। कोई डे पर्सन हो सकता है, कोई नाइट पर्सन हो सकता है, तो जैसा जिसको सुटेबल लगे, लेकिन अपनी बॉडी क्लॉक को एग्जाम का जो क्लॉक होता है उससे रिलेट करके थोड़ा सा बनाए तो वो बहुत ज़्यादा, बढ़िया, बहुत शानदार। क्योंकि हमें एग्जाम में जो हमारा माइंडसेट होता है वो उसी प्रकार वर्क करता है जैसे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं, चाहे लाइब्रेरी हो चाहे रूम पे हो। रूम पे हो। जी हाँ, यूजुअली अगर कोई बच्चा जैसे अगर रात में पढ़ लेता है जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद में एग्जाम आपको दिन में देना जी है, जी तो जी वो भी कहीं ना कहीं आपके वो परेशान करता है, परेशानी का कारण बन क्योंकि सकता आपको है। कई बहुत बार ऐसा बढ़िया। होता है कि रात में नींद नहीं आएगी, एग्जाम हाँ के दौरान आपको नींद नहीं आएगी, तो आपको सुबह पेपर भी लिखने जाना है। बिल्कुल। तो वो आपका जो बॉडी क्लॉक है आप उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, और इसी के हाँ साथ जो दिनचर्या है उसको अपने हिसाब से बना के चलिए। बहुत बढ़िया, किसी बहुत बढ़िया। टॉपर से इन्फ्लुएंस होके या ऐसा कुछ नहीं करना है कि क्या बात है। 8 घंटे पढ़ता है या 10 घंटे पढ़ते थे या 15 घंटे पढ़ते थे। कोई 15 घंटे पढ़ाई मुझे नहीं लगता हो पाती है। एग्जाम के दौरान हमारे घंटे बढ़ सकते हैं, लेकिन जी इतना भी ह्यूमन बॉडी है वो जितना सह सकती है उतना ही सह सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। इसलिए आप अपने हिसाब से ये अपनी आपने दिनचर्या बहुत बनाएं। अच्छी बात करी, क्योंकि पता है रुचि क्या होता है, जी कई बार हम क्लास में देखते हैं कि बच्चा इन्फ्लुएंस हो जाता है इस चीज से कि मैम वो टॉपर 10 घंटे पढ़ता था और बच्चा अपने साथ जबरदस्ती करने जबरदस्ती, लगता है बिल्कुल मैम। या उन्हीं बातों को फॉलो करने लगता है बिना ये जाने कि मेरी प्रकृति क्या है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात जी कही, जी अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस चीज के लिए। मुझे ये बताइए कि आपने प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करी थी रुचि? मैम मेरा जो पहला प्रीलिम्स था 2020 का, तब जी मैंने प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी की वो तैयारी तो की, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने ध्यान नहीं रखा उस समय। जी। तो मेरा 1 नंबर की वजह से प्रीलिम्स रुका। हम्म। और वही सबसे बड़ी मेरी जो भूल थी वो वहाँ पे हुई कि जब हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं तो वो हमारी दिशा तय करते हैं कि पेपर में आना क्या है या पूछा क्या जा रहा है। हम पढ़ते तो हैं सिलेबस को लेके, लेकिन वो नहीं देख पाते हैं कि आयोग पूछ क्या रहा है। राइट। तो वो करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने चाहिए और उनमें से आप टॉपिक सिलेक्ट करिए जो टॉपिक बराबरी से हर साल पूछे जा रहे हैं या 1-2 साल के वेरिएशन में भी आ रहे हैं। आप उन टॉपिक को निकालिए, लगभग 35 से 40 ऐसे टॉपिक होंगे जिनसे हर साल क्वेश्चन बनता है। आप उनको निकालिए, उनको तो पढ़ना ही है, साथ में जो चीज़ें बच जाती हैं जो टॉपिक सिलेबस के हैं उनमें आप जनरल चीज़ें पढ़ के चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। लेकिन एमसीक्यू का भी मैं बोलना चाहूँगी कि मार्केट में हर तरीके की टेस्ट सीरीज हमारे काम की नहीं है। बिल्कुल तो जो सही। टेस्ट सीरीज आपको आयोग तक ले जाती है, आयोग के पेपर की तरफ ले जाती है, आप उसी को फॉलो करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। और उसको पहचानने के लिए आप आयोग के पुराने पेपर देखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। बहुत जी सही, बहुत सही। रुचि मुझे ये बताइए कि आपने मेंस की तैयारी का क्या कैसे प्रिपरेशन किया और क्या रणनीति रखी उसके लिए? मैम मेंस का मुझे इतना पता था कि चूंकि इंटरव्यू हमारे हाथ में नहीं होता है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इंटरव्यू में हमें क्या मिलेगा वो क्या नहीं मिलेगा। तो मेंस पे जो आपके हाथ में है आप उसी को अच्छा कर सकते हैं। और मेंस के स्तर पे चूंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो सिलेबस को पहले तो कंप्लीट करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। उसके लिए आप सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स के लिए आप पहले तो पेपर 1 से लेकर जो 4 तक की है आपकी रेफरेंस बुक का यूज़ करें। उन बुक्स के साथ यदि आपको लगता है कि नहीं इनसे कुछ टॉपिक कवर नहीं हो पा रहे हैं तो हम किसी नोट्स को परचेस कर सकते हैं, उसको उसके साथ ऐड करके पढ़ ऐड कर सकते हैं। सकते हैं, बहुत और सही। उससे अपना नोट्स, यदि आपके पास समय है बनाने का, बिगिनर हैं तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए। बहुत यदि बढ़िया। आपके पास समय नहीं है तो आप उन्हीं से सिनॉप्सिस टाइप का कुछ निकाल के अपना बना सकते हैं जो पेपर के टाइम हमें काम आता है। बहुत शानदार। उसके साथ ही मैम जो आंसर राइटिंग होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब मैंने मेंस लिखे मेरा मेंस कभी रुका नहीं, तो इससे
से मुझे यही सीख मिली कि आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है। आप बहुत आंसर लिखने से डरिए मत, टेस्ट लिखने से डरिए मत, क्योंकि कभी ना कभी तो लिखना पड़ेगा। और मैं भी काफ़ी लोगों से मिली हूँ जो कभी लिखते नहीं है और लिखने से इतना डरते हैं कि लिख देंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदा लिखेंगे आप सही है, बहुत बढ़िया। लेकिन लिखना सीख जरूर जाएंगे। और उसके साथ ही जब आप एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो टेस्ट जरूर लिखें। 35 से 40 टेस्ट आपको लिखने ही चाहिए जब भी आप मेंस लिखने जा रहे हैं। वो काफ़ी आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि हम जब मेन एग्ज़ाम लिखने जाते हैं वहाँ पे हमें टेस्ट जैसा ही फील होता है कि हम टेस्ट लिख रहे हैं ऐसा। तो ये चीज़ मेरे उसमें रही कि मैंने आंसर राइटिंग डे टू डे की है। लगभग 1 साल तक मैंने रेगुलर आंसर लिखे हैं और उसी का फ़ायदा भी मुझे मिला है। और मेरे मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर है, तो ये उससे प्रमाणित भी होता है कि नहीं, मेंस ही हमारे सिलेक्शन जो का, है का आधार है। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। मैम जो इसमें पेपर 5 और 6 की बात मैं करूं तो लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो कुछ हिंदी मीडियम वाले समझते हैं कि हमको हिंदी आती है, बहुत इंग्लिश बढ़िया मीडियम बेटा। वालों को लगता है कि हम हिंदी शायद नहीं सीख नहीं, पाएंगे उतना अच्छा, बहुत तो वो दूसरे शानदार। पेपर में एफर्ट लगाते हैं अपने। तो आप हिंदी को और निबंध को दोनों, क्योंकि पेपर 300 नंबर के हैं दोनों मिला के, लेकिन बहुत ही कम एफर्ट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप उनके लिए, मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और कोविड के दौरान मैंने मैम की क्लास ली थी, वो मैं धन्यवाद। आज दिन तक उन्हीं नोट्स को पढ़ते हुए मेंस लिखी हूँ। क्या बात है। तो वही मुझे काफ़ी हेल्प किया भी है उसमें। और लेटर जो है मैम के, आप लेटर आप देखना कभी भी, आपको वो जो लेटर हैं वो फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट मैं भी लिख के आई हूँ। मुझे लगता है वो बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको मार्केट में भी नहीं मिल पाएगा। जी। तो धन्यवाद। बस मैं आपको यही बोलूँगी कि अच्छा तो लग रहा है कि ईश्वर ने कहीं न कहीं माध्यम बनाया कि हमारे माध्यम से आप डिप्टी कलेक्टर जी बने। मैम। बेटा मेहनत तो आपकी ही है कि आपने उस चीज़ों को फ़ॉलो किया। हाँ, बस ये बोलूँगी कि मुझे भी ये लगा कि हाँ, सही डायरेक्शन में हम यहाँ पर जो है बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण है कि डिप्टी कलेक्टर बनना, और इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो रैंक 1 से लेकर रैंक 6 तक के जितने भी लोगों से आप मिले, तो बस यही कहूंगी कि आपका भी अगर सपना है तो मैं खुद ही आपको ये कहती हूँ कि पेपर 5 और 6, ये नहीं कहती कि मैं आपको विद्वान बना दूंगी, क्योंकि विद्वान मैं खुद नहीं हूँ। लेकिन हाँ, एमपीपीएससी के सिलेक्शन के लिए मैं क्लास में भी यही बात कहती थी कि डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनना है, उतनी हिंदी जरूर मैं आपकी तैयार करवा दूंगी। और एक और खुशखबरी कि अब तो रुचि धर्मन पाठशाला में पूरा प्री और मेंस का कोर्स भी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो आप संज्ञान बैच के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि संज्ञान बैच रुचि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने एक नया वेंचर लिया है और इसीलिए लिया है इसको कि जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं पेपर 5 और पेपर 6 ही पढ़ा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं इतना ज़्यादा तो ऐसा कर नहीं सकती कि कुछ बहुत बड़ा संस्थान और ये, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अच्छे अच्छे जितने भी टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि सच में बच्चे आगे आए, तो विभिन्न संस्थानों के लोगों के साथ में हम यहाँ पर जुड़े, जिसमें हमारे साथ में नैया पार वाले जो सर हैं अरविंद भदौरिया सर, आपने नाम सुना होगा, वो हैं। हिंद एकेडमी के सर हमारे सुरेंद्र सर हैं। तो अब हम तीनों लोग मिलकर जो है रुचि धर्मन पाठशाला परिवार के साथ में यहाँ पर जो है एक बैच लॉन्च कर रहे हैं और करा भी है। प्री का हमारा पहला बैच है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ गया है। मेंस का बहुत अच्छा बैच है, उसमें रिस्पॉन्स आ गया है। और एक कोशिश करिए हमने कि आप जैसे और भी बच्चे जो हैं जो गाँव में बैठकर पढ़ रहे हैं उनको हम डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बना सकें। तो मैं आपको बता दूं, इस पहल का अगर आप भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे संज्ञान बैच को रुचि धर्मन पाठशाला के एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप लिंक्ड कोर्स में जा सकते हैं। और रही बात पेपर 5 और 6 की, तो उसके लिए तो रुचि धर्मन पाठशाला आपके साथ है ही, फ्री में आपको यूट्यूब में सारी चीज़ें पढ़ने मिल ही रही हैं। आप मुझे आगे बताएं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी रुचि? मैम चूंकि मेरा जब 2022 में सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल लिस्ट में मैं बाहर हुई मेरिट से, तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि यदि मेंस निकला है मतलब मेंस के स्तर पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। 21 का मेंस मैंने लिखा वो मेरा क्लियर हुआ, 22 का लिखा वो क्लियर हुआ। तो 22 का जब रिजल्ट आया तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं दिक्कत हमें इंटरव्यू के स्तर पे है। बिल्कुल। तो जब आप असफल होते हो तो कई लोगों के फ़ोन आपको नहीं आते हैं और कुछ ही चुनिंदा जो लोग होते हैं उनके फ़ोन आते हैं, और उस दिन मुझे सिर्फ एक व्यक्ति का फ़ोन आया और ये मुझे मेरे मेंटोर हैं उन्हीं ने सिखाया है कि आप अपनी कमियों पे काम कीजिए बजाय कि सिस्टम को दोष देने से। क्या बात है। तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखी कि मेरे इंटरव्यू के स्तर पे जो कमियां थी मुझे वो सुधारना है, क्योंकि मेरा 23 का इंटरव्यू कॉल आ चुका था उस समय तक। तो मैंने उसी को ध्यान में रख के 2 दिन मुझे ख़राब लगा, फिर तीसरे दिन से मैंने अपना प्रीलिम्स और वापस से पढ़ना शुरू कर दिया
और इंटरव्यू के आई स्तर पे थिंक उस टाइम पे तो सिर्फ मुझे लगता है 20 या 21 दिन का गैप था गैप रुचि। ही था, बिल्कुल मैम। प्रीलिम्स के लिए 20 ही दिन का समय बचा था, तो मुझे भी लगा कि यदि एक चीज़ तो मैं खो चुकी हूँ, मैं आने वाली चीज़ को नहीं खो सकती किसी भी स्तर पे। क्या बात तो है। मैंने वापस से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की और इंटरव्यू कॉल था, तो मैं इंटरव्यू की भी तैयारी चल रही थी साथ में। और मैंने अपने ही पर्सनालिटी में सुधार के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती थी कि मैं कर पाऊँ, जितना मेरे हाथ में है मैं उतना कर सकती हूँ। बाकी आप इंटरव्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ पे भी आप उतना वो मत करिए कि जो उन्होंने बोला है वो वहाँ पे भी घटित हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं, तो बिल्कुल। मॉक इंटरव्यू दीजिए, लेकिन अपने सुधार के लिए अपनी कमियों पे स्वयं मूल्यांकन कीजिए, वो ज़्यादा बेहतरी से आप उसका जो है निकाल पाएंगे सॉल्यूशन। क्योंकि मॉक इंटरव्यू में ऐसा होता है कि कई बार जो सामने टीचर बैठे हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपकी मानसिकता से या आपकी जो सोच है उससे रिलेट कर पाए उतना अच्छा। जो मेन इंटरव्यू होता है वो काफ़ी कोर्डियल होता है, और मैं 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हूँ। तो आप इंटरव्यू को अपने व्यक्तित्व में सुधार आप शुरू दिन से शुरू कर देते हैं क्या जब बात सिविल है। सर्विसेज की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ कमियां जो हमें लगती है कि उन 20 से 25 मिनट में हमको नहीं करनी है, उनको ध्यान में रख के आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। क्या बात है। जी एक बार फिर से पूरे रुचि धर्मन पाठशाला परिवार की ओर से और प्यारी रुचि की ओर से आपके उस मेंटर को धन्यवाद, क्योंकि 20 दिन पहले बड़ी अच्छी बात बोली जी रुचि। जी मतलब सच में ये बात होती है कि हम जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद कॉल करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। वास्तव में उस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आप तो पीडीएफ पे बस नाम आने ही आने वाला का था, जी उसके पहले बाहर निकले हैं, तो वो दर्द शायद मैं समझ सकती जी हूँ। और उस टाइम पर अगर आपने गिव अप नहीं करा है तो बहुत ही मतलब जो है आपके मेंटर की इतनी प्यारी डिप्टी कलेक्टर बनाकर आपने हमको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे रुचि धर्मन पाठशाला परिवार की ओर से। जी मैम, थैंक मुझे ये बताएं रुचि कि ऐसी कौन सी बात थी पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान, सब्जेक्ट में ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपको परेशान करते थे? क्या ऐसे कोई सब्जेक्ट रहे जो पूरे 1 से लेकर 6 तक में, या फिर अगर आप देखें प्रीलिम्स में, जो आपको ज़्यादा हार्ड लगे या परेशान करते थे? और अगर नहीं भी करते थे तो बच्चों को किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मैम। जनरली मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं कोई भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठी थी। जितना मुझे आवश्यकता थी कि मेंस में मुझे इतना ही पढ़ना है, तो मैंने यूनिट वाइज उन सब्जेक्ट को उठाया और पढ़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं काफ़ी समय से पढ़ भी रही थी। बिल्कुल। तो 1 से लेके 4 चौथे पेपर तक मुझे इतना नहीं लगा कहीं भी किसी भी स्तर पे, और अभी तो उद्यमिता वापस जुड़ गया है पेपर 4 में। तो उसमें कुछ बच्चों को लग सकता है कि दिक्कत आए, और आई भी थी 2024 में आई कई थी, लोगों के साथ। तो क्योंकि आप उसके लिए कंटेंट भी जी, नहीं था और वो भी नहीं कंटेंट था। भी नहीं मार्केट में अवेलेबल था, साथ में उद्यमिता टफ टर्म्स हैं उसमें कुछ हाँ ऐसे, राइट, तो शब्दों को सिद्धांत वगैरह। समझना और भाषा शैली बिल्कुल पे बिल्कुल पकड़ बिल्कुल। नहीं बना पाना थोड़ा सा टफ मुझे वहाँ पे लगा। लेकिन प्रैक्टिस से वो चीज़ें मैंने डील की। लेकिन उसके साथ ही जो पेपर 4, 5 और 6 है वो काफ़ी स्कोरिंग होता है, बहुत बिल्कुल। कम आप एफर्ट के साथ बहुत अच्छा उसमें आप नंबर गेन कर सकते हैं। जी। तो उन पे ज़रूर ध्यान दें, उनको पहले ही आप तैयार करके रख ले, उनको मेंस के लिए ना छोड़े कि जब हम मेंस लिखने जाएंगे तभी उनको तैयार करेंगे। हाँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं मेंस से बाहर करने वाली चीज हो सकती है। तो आप बिल्कुल। 4, 5 और 6 को बिल्कुल से पहले से तैयार कर ले, जो नोट्स बनाना है, जो सिनॉप्सिस बनाना है, सब कुछ प्रिपेयर करके आंसर राइटिंग करके आप साइड में रख रेडी रख दीजिए, दीजिए। बिल्कुल, कि जब भी हमें मेंस लिखने का मौका मिले हमें उन पे काम ना करना पड़े। हाँ, बिल्कुल यूजुअली मैंने देखा है रुचि, ऐसा जी होता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो रहते हैं वो 5 और 6 को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, फिर बिल्कुल लास्ट में एक मेंस देते हैं, फिर बाद में समझ में आता है अरे यार यही पेपर तो है जो मुझे आगे बढ़ा जी सकता है। मैम, मैं और जी जी मैम, मैं कई मेरे भी खुद के दोस्त हैं साथ में, तो मैं जानती हूँ कई लोगों को कि जिन्होंने मेंस लिखा है 2018-17 में भी, जी। उनका हिंदी की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हाँ तो याद है मुझे, वो जी डिस्क्वालीफाई भी जी हुए जी थे। डिस्क्वालीफाई भी हुए हैं। तो आप ये गलती ना करें, उसके बहुत लिए बढ़िया। मैम आपको गाइडेंस दे ही रही है प्रॉपर। ठीक है, क्या बात है, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। मुझे ये बताइए जी जैसे कि आपने पेपर 5 और 6 की बात ही करी है, तो कि जी आपके सिलेक्शन में पेपर 5 और 6 का कितना योगदान था? मैम, मेरे सिलेक्शन में मुझे लगता है कि 4, 5 और 6 तीनों ही जो जी। पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा मैंने उन पे इतना काम कर लिया था। मैं लगातार मेंस भी लिख रही थी, तो उससे मुझे समझ में आया कि 1, 2, 3 पेपर हम प्रीलिम्स में भी काफ़ी पढ़ते हैं, बहुत सही। मेंस में भी हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन 4, 5, 6 को हम प्रीलिम्स में इतना नहीं पढ़ पाते हैं। हम्म। और ना ही उनके आंसर राइटिंग, हम जब 1, 2, 3 की आंसर राइटिंग करते हैं तो थक जाते हैं, 4, 5, 6 तक पहुँच ही नहीं पहुंच पा। ही नहीं पाते, तो राइट। मैंने सबसे पहले उन्हीं को तैयार किया, उन्हीं को नोट्स बना लिया, अच्छे से अपने आंसर राइटिंग कर ली, जितना हो सकता था
पूरा, जब मैं प्री क्वालिफाई भी नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने कोविड के दौरान ये तीनों चीजें करके रख ली थी। बहुत तो शानदार। उसका मुझे बेनिफिट लगातार मिला मेंस में, और मुझे लगता है मेरे मेंस के जो नंबर है उनमें हिंदी का और निबंध के नंबरों का काफी रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुचि, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे टॉपर से बच्चे इंटरेक्ट हुए, और यूजुअली ये होता है कि हर टॉपर के नोट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से वो पढ़ता है। ऐसे में जो बिल्कुल नया बच्चा है, या कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि अब हम ये वाले नोट्स से पढ़ें कि ये वाले नोट्स से पढ़ें, किस तरीके से नोट्स का चयन करना चाहिए? मैम मुझे लगता है कि पहला तो हमें सिलेबस देखना चाहिए जी। कि हमारे सिलेबस की डिमांड पूरी हो पा रही है या नहीं। आप उस नोट्स को परचेज करिए जिसमें आपके सिलेबस की टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई है, क्योंकि हमें वहाँ पे जितना स्पेस मिलता है हम उतना ही लिख पाते हैं उसमें। दूसरी चीज कि जिन नोट्स के साथ आप बातचीत कर पा रहे हैं, मेरा सबसे बहुत बढ़िया। जो, क्योंकि हम जितना टाइम नोट्स के साथ बिताते हैं उतना घर परिवार या दोस्तों के साथ भी नहीं बिताते हैं। बिल्कुल सही। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हम नोट्स के साथ फेमिलियर हो पाए अच्छे से, नोट्स के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाए कि वो हमें आंसर कर पाए, हम उससे क्वेश्चन कर पाए। तो ये सारी चीजें वो हमें कहीं ना कहीं नोट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं या जो भी नोट्स हम पढ़ते हैं या किसी कोचिंग का हो सकता है या कोई बुक हो सकती है, बिल्कुल। उनके साथ आप जितना अच्छा अपना रिलेशन बना के चलेंगे बहुत उतना आपको बढ़िया। बेनिफिट मिलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं तो जो नोट्स आपको समझ में आ समझ में रहे आए, हैं, जी बिल्कुल। हाँ, जिनके फॉन्ट आपको अच्छे लग रहे हैं या जो आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा, उसी नोट्स को नोट्स प्रेफर करें। बिल्कुल, हाँ, लेकिन आप लेकिन एक बात, सिलेबस को ध्यान में बहुत रखें, बढ़िया बिल्कुल, बहुत हाँ, बढ़िया, सिलेबस को ध्यान में रखना है जी। बिल्कुल। क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे? आपकी जर्नी में शॉर्ट नोट्स का योगदान है और बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स? मैम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास समय यदि नहीं होता है तो वो लोग शॉर्ट नोट्स की तरफ नहीं जाते नहीं हैं। जाते। जो उन्होंने पढ़ा है वो उसी को पॉइंट वाइज या तो हाईलाइट कर लेते हैं, उससे पढ़ लेते हैं, या कुछ लोगों का ऐसा है कि वो सिनॉप्सिस बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस में भी मुझे थोड़ा सा अंतर लगता है कहीं ना बहुत कहीं। बढ़िया। तो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, सिनॉप्सिस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं गई थी क्योंकि मुझे पर्सनली उससे इतना अच्छा। एक बार मुझे ये बताइए, जैसे आपने बात करी शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस, जी मैम। शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस में क्या डिफरेंस है और हम किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते जी हैं? मैम शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है कि जो हमने बुक पढ़ी है उसका लगभग 1/3 पोर्शन हम मान सकते हैं, जो जी। बुक पढ़ी है, जो नोट्स पढ़ा है, जिसमें हम लगभग सारी चीजें कवर कर लेते हैं, बस सेंटेंस फॉर्मिंग छोड़ देते हैं। राइट। लेकिन सिनॉप्सिस जो ऐसी चीज होती है जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें याद हैं, सिर्फ हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं या कोई ऐसी चीज जो हमें एग्जाम में लिखना ही लिखना है, तो वो मुझे लगता है वो सिनॉप्सिस का काम करता है। ये मेरी पर्सनल डेफिनेशन है, आप उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सही। तो बस यही है, दोनों मतलब आप बिल्कुल, यूज हाँ, कर सकते यूज हैं, कर डिपेंड सकते हैं। करता है कि आपको आप क्या पढ़कर याद आता है कि आप बिल्कुल। उसको लिख सकें। यदि आप बिगिनर हैं तो फुल नोट्स पे भी जा सकते हैं, फुल नोट्स आप बनाइए, पढ़िए, उनसे आप जितना हो सकता है रिवीजन करिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई इस प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है, उसके पास नोट्स नहीं है, तो वो डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बना के भी अपना काम चला सकता है। क्या बात है, क्या बात है जी। रुचि, आपकी कोई हॉबी थी या आप इस जर्नी के दौरान कुछ करते थे? मैम मैं पहले बताना चाहूंगी कि जब मैंने 21 का इंटरव्यू दिया तो मैं खुद कंफ्यूज थी कि मेरी कोई हॉबी है या नहीं, जी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि उनको ये लगता है कि हमारी कोई हॉबी ही नहीं है। हाँ, ये तो एक्चुअल में इंटरव्यू में होता भी है। होता है। हमने कर्नल मनोज वर्मन सर के साथ में जब इंटरेक्शन किया था, तो उस दौरान कई सारे बच्चों की यही दिक्कत आ रही थी। वो सर से पूछ रहे थे कि सर मेरी हॉबी क्या है। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि भैया हॉबी आपकी है, आपको क्या पसंद है, हम कैसे बताएं। जी, क्या बात है, तो बताएं इस मैम, बारे में, बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। तो मैं ये चीज मैंने फेस की कि मुझे लग रहा था कि मेरी कोई हॉबी नहीं हॉबी है, नहीं है, क्या हॉबी नहीं बात है। है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी की कोई हॉबी ना हो हॉबी या ना हो। किसी की कोई रुचि ना हो किसी विषय में, और तो रुचि की कोई रुचि ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या मैंने बात थोड़ा है। अपने ऊपर स्टडी की, खुद ही के ऊपर की, नहीं हॉबी तो हो सकती है, किसी की भी होती है, मेरी भी होगी, डेफिनेटली होगी। मुझे जो काम करना पसंद है वही मेरी हॉबी। तो उस दौरान मैंने जो चीज़ देखी कि नहीं, मुझे एग्रीकल्चर में इतना इंटरेस्ट है कि मैं खुद एक्टिवली काम की हूँ खेती किसानी में अपने पापा के साथ। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से समझ में आई कि ये भी हॉबी हो सकती है,
पर बिल्कुल ये जी, हॉबी है एक्चुअल बिल्कुल। में। तो कुछ लोगों ने बोला मैम कि ब्रॉड विषय हैं तो आप उसको उतना कवर नहीं कर पाएंगे, तो जी। मैंने थोड़ा सा डाउट आया, लेकिन फिर मैंने उस चीज़ को अपने मेंटोर की हेल्प से संभाल भी लिया। और क्या बात। एग्रीकल्चर को मैंने अपनी हॉबी बनाया, अपने दादा दादी से बातचीत करना ये भी मैंने अपनी हॉबी में इंटरेस्ट में लिखा, और इसका फायदा मुझे इंटरव्यू में एग्रीकल्चर या खेती में करते क्या थे आप वैसे, काय की चूंकि खेती करते थे? मैं मंदसौर जिले से आती हूँ, मंदसौर जिले में अफीम की खेती बहुत फेमस है। अरे बाप और रे, अफीम की खेती, भैया अफीम की खेती करती थी रुचि, क्या बात है। और अफीम की जो खेती है मैम, उसकी जो निकालने की प्रोसेस है अफीम की, हाँ। वो निकालने की प्रोसेस को, उसको जो जीना है उसके साथ, और वो जो विधि है, वो विधि को जानने में मुझे काफी इंटरेस्ट रहा क्या बात है। जी। क्या इससे रिलेटेड फाइनल एग्जाम में इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन हुए थे क्या? जी मैम, मुझे मॉक इंटरव्यू में भी और फाइनल इंटरव्यू में भी, जब 2023 का और 24 का मैंने दिया, तो मुझे अच्छा। अफीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वहाँ पे, क्या बात। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, क्या बात। और उनको मैंने डील भी किया था अच्छे से। वैसे हम भी जानना चाहेंगे और रुचि धर्मन पाठशाला परिवार भी जानना चाहेगा कि आप करती कैसी थी अफीम की खेती? मैम अफीम की खेती हमारी जो रबी की फसल है, हाँ। उसमें बुआई की जाती है उसकी। ठीक है। और अफीम जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारा फार्मा सेक्टर है उसमें यूज होता है। राइट। और उसके जो बाकी प्रोडक्ट हैं, जैसे पोस्ता दाना और अफीम की जो भाजी होती है, वो खाने के लिए हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा। क्या बात है। जी। और उसको निकालने की विधि, फरवरी माह में हम उसको अफीम को निकालते हैं। उसका जो कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल से हम अफीम निकालते हैं। उसके लिए लूनी चिरनी एक विधि होती है। लूनी चिरनी, हाँ, क्या बात है। लूनी चिरनी विधि से उस अफीम को निकाला जाता है, और ये गवर्नमेंट के अंडर जी। में होती है। लाइसेंस जिनको मिलता है वही ये खेती कर सकते हैं। ओके। जी। तो आपको लाइसेंस मिला हुआ जी, था। आपने एक जी। विधि बताई, लूनी लूनी चिरनी चिरनी, विधि, जी। कैसे होती है ये विधि, क्या मैम होती है मतलब? उसमें एक चाकू के जैसा कुछ वो हाँ, औजार उपकरण होता है, हाँ। औजार होता है, उसकी मदद से हम दिन में उसको चीरा लगाते हैं। ओके। उस चीरे से दिन भर में, रात भर में जो भी अफीम निकलती है, उसको हम सुबह समेटते हैं एक उपकरण की मदद से, औजार की मदद से, और वही अफीम होती है। और उसको फिर गवर्नमेंट बुलाती है गोदाम के लिए, फिर उसको गोदाम में लेके जाते हैं। क्या उसमें बात मार्फिन है, जो क्या होती है बात उसका ज्यादा रोल होता है। ये सब आपने किया है? यस मैम। क्या बात है। एक किसान और वो भी अफीम की खेती करने वाली लड़की भैया डिप्टी कलेक्टर बनके आपके सामने आई है, और इतनी प्यारी हॉबी। मैं तो कहूंगी कि भारत सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को उसको प्रमोट भी करना चाहिए कि लड़की एक खेती कर रही है, किसानी कर रही है। तो आपके पापा मतलब फार्मर है और अफीम की ही खेती आपके यहाँ होती है। क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात। क्या रुचि, तैयारी के दौरान ऐसी कोई चीजें थी जिसने आपको बहुत परेशान किया, या आप डिमोटिवेट होते थे, या ऐसा कुछ था जिसमें आपको ऐसा लगा कि यार नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बस अब हो गया? क्योंकि आपको बहुत लंबा टाइम हुआ। जी मैम। वही मैम मैंने जब तैयारी शुरू की, उस दौरान, तैयारी के दौरान आपको जोश बहुत होता है जब आप शुरुआत में आते हैं जी। क्योंकि बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलता है, और आप एग्जाम में जब तक अपीयर नहीं होते तब तक आप अपनी कमियों को भी नहीं इतना आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तब तक हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब एक आध फेलियर आपको देखने को मिलता है, तब समझ में आता है कि कुछ कमियां हैं, या हम शायद नहीं कर पाएंगे, या सिविल सर्विसेज जैसी एग्जाम के लिए हम नहीं बने हैं। तो वो सबके साथ होता है। सेल्फ डाउट आना कोई बड़ी बात नहीं है सिविल सर्विसेज की, खासकर एग्जाम में। और चूंकि मैं फाइनल लिस्ट से भी जब बाहर हुई, तो डिमोटिवेशन उस स्तर पे मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप में फील हुआ, लेकिन उससे ओवरकम भी मैंने किया। और चूंकि मैंने जो मेंस लिखा 2022, 23 और 24 का, खासकर 24 के मेंस का मैं बताना चाहूँगी कि मुझे हेल्थ से रिलेटेड जो सर्वाइकल पेन था, उस पेन के साथ मैंने मेंस लिखा है। और थेरेपी, रोज आना, पेपर लिख के थेरेपी करवाना, फिर पेपर लिखना, फिर थेरेपी करवाना, ये साइकिल मेरा 6 दिन तक लगातार चला। और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि या तो आप पेपर लिख लीजिए या आप थेरेपी करवा लीजिए, नहीं तो आपको और क्रिटिकल चीजें झेलनी पड़ेगी आगे जाके। तब मैंने उस पाथ का चयन किया जो कहीं ना कहीं मुझे इस दिशा की तरफ ला रहा था, क्योंकि आप सरल चीजों को आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन कठिन पथ को चुनना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम जो आपको मोटिवेट करती है, वो वही चीजें करती हैं कि हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हमारे भाई बहन हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा नहीं है शायद। तो हम उस चीज को कर लेते हैं कि बस हो जाएगा, इतने में तो हो ही जाएगा। बहुत मतलब सर्वाइकल पेन, और ऊपर से मुझे मैं इसको फील कर सकती हूँ रुचि कि ऊपर से हमारी जो बेंच रहती है जहाँ हम मेंस लिखते हैं, हमको ऐसे ही हाथ करके लिखना है, और आपका यही पोर्शन दर्द कर रहा है और आपने मेंस लिखे। तो भैया सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती,
वो मांगती है कड़ी मेहनत, वो मांगती है त्याग, है ना। बस आप डरे नहीं, लगे रहे। आपका जो निश्चय है, मुझे लगता है रुचि, इसमें बिल्कुल। बहुत कठोर होना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है परिणाम आपके सामने है और आप भी रुचि धनवन पाठशाला के मंच पे फिर आकर अपने इंटरव्यू को साझा कर सकते हैं। क्या बात है जी। मुझे ये बताइए कि जैसे वर्तमान समय में हम जो है चैट जीपीटी का जो यूज है जी मैम। उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं अपनी परीक्षा के तैयारी के दौरान। एआई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, विभिन्न वेबसाइट्स हो गई, या विभिन्न प्रकार के जो है हमारे सोशल नेटवर्किंग कुछ कुछ साइट्स भी हैं, जी। वो भी आजकल जो है प्रयोग में लाई जा रहे हैं। तो ये आपकी जर्नी में कितना योगदान था और क्या वास्तविकता में ये प्रासंगिक है? मैम मुझे लगता है कि हम जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी से दूर होकर नहीं रह सकते हैं किसी भी स्तर पे, चाहे वो तैयारी का हो या पर्सनल लाइफ में हो। जी। दोनों ही चीजें हैं, चैट जीपीटी का या वेबसाइट्स का या गूगल पे आप सर्चिंग करते हैं, सर्फिंग करते हैं, जो भी आप करते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आपको वो सिलेबस से भटकाए ना, आपकी तार्किक क्षमताओं को कम ना करे कहीं पे भी। तीसरी चीज की, चूंकि मशीनों को हमने बनाया है, वो हमारे ऊपर रूल ना करे, इतना जरूर ध्यान क्या रखें। बात है, क्या क्योंकि बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के हर एक कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा जहाँ पे नहीं आई है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपके लिए वो बस यूजफुल हो, आपके लिए नेगेटिव साबित ना हो, आपको उस चीज से डिस्ट्रैक्ट ना करे जो आपके लक्ष्य हैं। तीसरी चीज ये कि आप चैट जीपीटी का यूज मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू का जो हमारा कॉल आता है उसके बाद करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखा भी जाता है कि बच्चे जो रहते हैं, अभी कल ही परसों इंसिडेंस भी हुआ था कि बच्चे को मैंने एक होमवर्क दिया लाने के लिए, उसने बढ़िया बहुत शानदार होमवर्क लिख के लेकर आया। जी मैम। तो मुझे समझ नहीं आया इतने जल्दी आंसर राइटिंग में इतना अच्छा इंप्रूवमेंट कैसे आया। तो फिर मैंने क्लास में एट अ टाइम लिखने बोला, नया प्रश्न देकर कि लिखिए उसको, तो तब नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है आपने एक जो बात बोली कि तार्किकता जो है वो आपकी क्षीण नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप डील नहीं कर पाएंगे। और मेंस तो छोड़िए, वास्तविक जिंदगी में भी अगर कुछ ऐसी चीजें हुई तो आप तर्क के साथ में उसको डील नहीं कर पाएंगे। बहुत ही शानदार बात बोली आपने, क्या बात है। क्या जैसे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि कभी आपका ऐसा लगा कि लड़की होना जो है मेरे लिए हर्डल बना, या लड़की होना कितना चैलेंजिंग रहा? क्या कभी विचार ऐसा आया कि यार अगर इस जगह में लड़का होती तो काश मुझे ये दिक्कत नहीं होती या करनी पड़ती? मैम मुझे लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कभी ये चीज फील नहीं होने देते हैं कि आप लड़का है या लड़की है। क्या बात। यदि आपका कोई संकल्प है या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, आपकी कम्युनिटी का, मैं कह सकती हूँ कि कम्युनिटी हमें कभी कभी उस चीज के लिए क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनी हुई हैं, वहां से हमें निकलना, तो पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन बाहर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लड़का होती, जब मैं इंदौर आई, और इंदौर आने के लिए जो मुझे सपोर्ट मेरे पापा ने किया और दादाजी ने किया, उससे बेहतरीन कोई कर ही नहीं सकता मुझे लगता है। और उस कम्युनिटी से, जो मैं जाट कम्युनिटी से आती हूँ, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है। 8वीं के बाद 10वीं के बाद बोल दिया जाता है कि बस हो गया इतना ही। और उस दौरान यदि मेरे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया है तो मेरे लिए लड़की होना बाधा तो नहीं बना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। मैं आपको जैसे, क्योंकि लड़कियों की ही बात चल रही है, तो क्योंकि पक्का आज इस इंटरव्यू को देखकर लड़कियां जरूर मोटिवेट होंगी, और मोटिवेट होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जहां लड़कियों को, जैसे कि बताया रुचि ने, कि 8वीं तक भी जो है पढ़ने नहीं दिया जाता है और उसके बाद शादी ब्याह के कामकाजों में लगा दिया जाता है। तो लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे रुचि? मैम मैं लड़कियों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि यदि आपको अवसर मिला है, आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, आपको लिमिटेड टाइम मिलता है घर से भी, समाज से भी और खुद से भी, मुझे लगता है कभी कभी, तो जितना आपको टाइम मिला है उसका आप 100% प्रयोग करें। बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी चीज़ को लेके। अपने साथ हमेशा ये चीज बनाए रखे कि हमको जो मौका मिला है, शायद कई लड़कियां उस मौके के लिए तरस रही थी और उनको वो मौका नहीं मिल पाया। यदि आपको मिल पाया है तो आप उसको बिल्कुल भी जाने ना दे अपने हाथ से, अपना पूरा एफर्ट लगाए। बाकी तो जो होता है वो मुझे लगता है ईश्वरीय कृपा तो साथ में चलती ही है अपने,
आपका संकल्प यदि ये है कि दृढ़ है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और थोड़ा सा मुझे लगता है एक चीज और बोलना चाहूंगी बिल्कुल। कि नियत आप अपनी साफ रखिए। मुझे लगता है जिसकी नियत साफ बहुत होती है बड़ी उसकी बात। नियति उसको मिलती जरूर है। क्या बात है, क्या बात है। जी बहुत ही शानदार बात, बहुत ही शानदार बात। तो मैं भी एक बार हम दोनों रुचि मिलकर आग्रह करना चाहते हैं इस रुचि धर्मन पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर कि सबसे पहले तो आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको मौका दिया। और अगर इस वीडियो को कोई माता पिता पेरेंट्स देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई लड़की कोई सपना पाले हुए है और उसको पूरा करना चाहती है, तो उसे मौका जरूर दें, उसका साथ दें, क्योंकि पक्का वो भी कल को डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनकर आपके सामने आ सकती है, आपका नाम रोशन कर सकती है। और लड़कियों से भी एक निवेदन करना चाहूँगी कि यदि आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर विश्वास किया है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना टाइम दिया जा रहा है, तो उस टाइम का यूटिलाइजेशन करें जैसे कि रुचि ने कहा, और साबित करके बताएं कि नहीं, मैं भी वो काम कर सकती हूँ जो कार्य लड़के कर सकते हैं। क्योंकि लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, वो भेद समाज के द्वारा किया गया है और हम उसको बढ़ावा ना दें। लेकिन अगर 1% भी ऐसा लगता है कि कुछ हर्डल्स हैं तो उसे दूर किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है जब रुचि कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। रुचि, अंत में मैं बस आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अपने सफलता का मूल मंत्र बताएं और यही मूल मंत्र बच्चों से साझा करें। अब मुझे लगता है कि जो पीएससी है हमारी पीएससी, जो हम बार बार इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसी में हमारा मूल मंत्र छुपा हुआ है। क्या बात और मैंने है। वहीं से अपना जो था कि मुझे इसी दिशा में तैयारी करनी है। तो पी से आप प्रीवियस ईयर पेपर को ले लीजिए, एस फॉर सिलेबस ले लीजिए और सी फॉर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाइए। डेफिनेटली आप भी इसी मंच पे आके इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है यदि इस दिशा में तैयारी की जाए तो। क्या जी। बात है, पीएससी में ही छुपा है भैया पीएससी का राज। जी, क्या बात है, जी। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, आपने जो मूल मंत्र बताया कि पीएससी में ही पीएससी का राज छुपा है, तो बहुत अच्छा लगा। आप भी फॉलो करें इस चीज को और अपने सपने को पूरा करें, क्योंकि कहते हैं ना, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ये हमारे सामने उदाहरण है, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्वाइकल पेन के साथ में डेली थेरेपी कराना, डेली इलाज करना और डेली अपने मेंस को लिखना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, डायरेक्ट रैंक 6 लाना, डिप्टी कलेक्टर बनना, तो ये कहीं ना कहीं आपके इरादों में जो दम है इस बात को शो कर रहा है। रुचि, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर जो है आए और अपना एक्सपीरियंस साझा किया। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि अगर 1% भी बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब रुचि ऐसे पारिवारिक परिदृश्य से आकर अपने सपने को पूरा कर सकती हैं, अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ सकती हैं, तो आप भी कर सकते हैं। याद रखिए, पूरा रुचि धर्मन पाठशाला परिवार आपके साथ में है। पेपर 5 और 6 में कोई दिक्कत जाती है तो यहाँ पर पूरा आप जो गाइडेंस है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सारे जो पायदान है उसके लिए रुचि धर्मन पाठशाला पर आपका यहाँ पर जो है स्वागत है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रुचि। थैंक यू मैम, आपने मुझे इतना अच्छा मंच प्रोवाइड किया कि मैं बहुत ही अच्छे से फेमिलियर होके सारी चीज़ें बता पाई। और मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैं जिस दिन से तैयारी करने आई थी उस दिन से मैंने अपने टेबल के सामने एक जो कोट लगाया था वो कोट आज भी लगा हुआ है। क्या बात है। कि जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनकी किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते। क्या बात है। तो मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल जरूर मिलता है, सबको मिलता है। किसी को आज मिला है, किसी को कल मिलेगा, लेकिन अपनी तैयारी में कहीं कमी मत छोड़िए, क्योंकि रिग्रेट के अलावा हमारे पास बाद में कुछ नहीं बचता है। बचेगा। तो आप उस चीज से बचने के लिए अपना पूरे एफर्ट लगाइए, जितना हो सकता है अपनी तैयारी को मैम की सहायता से या जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिलता है उस दिशा में आप प्रयास कीजिए। डेफिनेटली ये जो रैंक है ये मेरी नहीं, आपकी होगी कल। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, एक और टॉपर के साथ में, नए सब्जेक्ट के साथ में, सिलेबस के साथ में। बस ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जमकर तैयारी करें। धन्यवाद।